अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने अब्ज़ोमान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे, हर उस मखलूक से जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुँचाने की हर वक्त ताक में होती है। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा उस मखलूक से महफूज रखे। आप सब जहाँ भी हों, किसी सफ़र में हों या अपने घरों में हों, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने अफ़ज़ोमान में रखे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मनासिर, बहुत से ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें कुछ अजीब हो रहा होता है, लेकिन उस वक़्त हम उस कैफियत को महसूस नहीं करते हैं और ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हमारे माशरे में एक रिवाज ये भी है कि छोटे बच्चों को ज़्यादातर अलग कमरों में सुलाया जाता है ताकि उनकी आदत बन जाए कि वो किसी चीज़ से डरे नहीं, मगर कभी कभार वो उन बंद कमरों में ही किसी कैद का शिकार होते जाते हैं। ज़्यादातर लोग उस कमरे में ऐसी मखलूक को देखते हैं जिन्हें आमतौर पर कोई नहीं देख पाता और वो उनसे दोस्ती करते हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी एक दर्द, एक खौफ से गुजरती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसे हादसे भी होते हैं कि उन्हें अपने कुछ ऐसे लोग या अपने कुछ बिछड़े हुए रिश्तेदार मिलते हैं जिन्हें वो उन्हें अपने होने का यकीन दिलाते हैं, पर दर हकीकतन उनका होना ना होने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमारा आज का ये मौजू ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर है कि जब एक फैमिली ने अपना घर छोड़ दिया था। वो घर छोड़ने की वजह काफ़ी खौफनाक थी, लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो उस घर में वापस आए तो उसके बाद एक नहीं, दो जानें जा चुकी थीं। लेकिन कहा जाता है कि ये घर काफ़ी शराफत है या इस घर को किसी की बद्दुआ थी। कई बार जब हम काफ़ी अच्छा घर बनाते हैं या अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी उन खुशियों से जलते हैं। आज का ये मौजू ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर है। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। ये कहानी एक ऐसे घर की है जो शहर के बीचों बीच बना हुआ था, लेकिन इस घर की दीवारें बाकी घरों की दीवारों से काफ़ी ठंडी थीं, चाहे सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो। इस घर की दीवारें एक अजीब सी ठंडक पेश करती थीं। इस घर में कुछ टाइम पहले एक फैमिली शिफ्ट हुई थी जिसमें एक 8 साल का बच्चा था। उसका नाम आयान था। आयान के वालिद साहब का नाम फैसल था और वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। बज़ाहिर दिखने में वो काफ़ी सख्त मिजाज के थे। उनकी वालदा, जिनका नाम सादिया था, वो हमेशा आयान के साथ हंसती मुस्कुराती रहती ताकि आयान को किसी तरह का डर महसूस ना हो, लेकिन उनकी इस मुस्कुराहट में एक अजीब सी खामोशी छुपी हुई होती थी। घर में शिफ्ट होने से पहले फैसल ने सबको एक बात कही थी कि हम जिस घर में जा रहे हैं उस घर में अक्सर रातों में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें महसूस होती हैं। अगर तुम दोनों में से किसी को ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दे तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आयान अपने वालिद साहब के डर की वजह से कुछ बोलता नहीं था, बस उसने खामोशी से सर हिला दिया था। लेकिन बच्चों का जहन हजारों सवालों से भरा हुआ होता है। पहली ही रात आयान को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। करीब रात के 12:30 बजे उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दीवार को खुरेच रहा हो। जब आयान उठ के अपने बिस्तर पर बैठा और उसने कमरे में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। गौर करने पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह आवाज़ दीवार के अंदर से आ रही है। एक हल्की सी सरसराहट हो रही थी और तभी किसी ने उसका नाम लिया, आयान। ये सुनकर आयान को काफी खौफ महसूस होने लगा। उसने डरते हुए हल्की आवाज में कहा, कौन कौन है वहां? मगर उसे कोई जवाब नहीं सुनाई दिया। लेकिन कुछ देर के बाद उसे एक अजीब सी खौफनाक आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज काफी धीमी और क्लियर थी, मुझे बाहर निकालो। आयान ने खौफ के मारे ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लिया। सुबह उठ के जब उसने अपनी वालदा को ये सब बातें बताई तो ये सुनकर उसकी वालदा का चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया था। तभी उन्होंने फौरन कहा, बेटा वो तुम्हारा वहम होगा, या हो सकता है कि यहाँ कमरे में कोई चूहे हों। तभी आयान ने कहा,
माँ, चूहे कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं। अगली रात दोबारा वही आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अयान से बात कर रही हो। अयान को आवाज सुनाई दी जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे ही जैसी हूं। और फिर अयान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? चंद लम्हों के लिए खामोशी हो गई और तभी एक नाम सुनाई दिया। मेरा नाम सारा है। अयान को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, या हो सकता है कोई इस दीवार में फंसा हुआ हो। तभी उस बच्ची की आवाज ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने उससे बात करना शुरू की, तुम झूठ बोल रही हो। और तभी उसे एक हल्की सी हंसने की आवाज सुनाई दी, मगर वो हंसी की आवाज किसी इंसान की आवाज जैसी नहीं थी। उसने उससे कहा, अगर झूठ है तो अपनी वालदा के बाजू पर देखो। अगली सुबह अयान ने देखा कि सादिया के बाजू पर पुराने जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने काफी टाइट रस्सी बांधी हुई हो। उस रात अयान ने दीवार को हाथ लगाया। दीवार अंदर से काफी ठंडी महसूस हो रही थी और उसमें से मिट्टी की काफी खुशबू आ रही थी। दिखने पे ऐसा जाहिर हो रहा था कि जैसे वो दीवार अभी कुछ दिनों पहले ही किसी ने बनाई हो। तभी उसे उसी बच्ची की आवाज सुनाई दी, अयान, दरवाजा खोल दो। लेकिन इस बार अयान को कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल आम तरीके से उससे कह रहा था, कौन सा दरवाजा? तभी उससे उस लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे कमरे के पीछे एक दीवार है। अयान ने दीवार को ध्यान से देखा। वहां एक लकड़ी का पुराना पैनल बना हुआ था, जो बाकी दीवार से थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस जगह को छुपाया हुआ हो। अयान ने जब उस पैनल की तरफ हाथ बढ़ाया तो अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। फैसल कमरे में कह रहा था, तुमने कानून तोड़ा है। उस वक्त उसकी आवाज बिल्कुल पथरीली आवाज जैसी थी। और उस रात अयान को कमरे में बंद कर दिया था। कमरे की लाइटें बंद थी, दरवाजा लॉक था और उसने दरवाजे के पीछे से बस इतना ही कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ मैंने ऐसा क्यों किया? ये सब बोल के वो वहां से चला गया। अगले दिन सादिया चुपचाप अयान के कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने उससे यही कहा, तुमने जो आवाज सुनी थी, क्या वो खतरनाक थी? वो हमारी बेटी नहीं है। अयान काफी हैरान हुआ और पूछा, फिर कौन है? सादिया ने धीमी आवाज में कहा, वो चीज हमारे ही घर में पैदा हुई थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसने बताया कि पहले भी एक बच्ची थी जो अंधेरे से बातें किया करती थी, जो छत पर बैठकर घंटों खाली जगह को देखती रहती थी। हमने उसे बंद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। लेकिन उस वक्त सादिया ने उसे एक बात नहीं बताई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में हमेशा खौफ रहता था। वो सिर्फ यादों का खौफ नहीं था, बल्कि वो भी उस चीज से काफी डरती थी। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, तभी अयान को एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई दरवाजा खुला हो। पहली दफा उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके इर्द गिर्द कोई बैठा हुआ है और जोर जोर से सांस ले रहा है। रात इतनी खामोश थी कि अयान को काफी खौफ महसूस हो रहा था। अयान ने ब्लैंकेट हटाकर देखा तो वो दीवार जिस पे एक दरवाजा बना हुआ था, वो अपनी जगह से काफी मुख्तलिफ लग रहा था। गौर करने पर वो पैनल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। उसके इर्द गिर्द काफी जाल बने हुए थे, लेकिन वो जाल किसी नॉर्मल मकड़ी के जाल जैसे नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जाल किसी इंसानी शक्ल के जैसे हैं। और तभी अयान को अपने बहुत करीब से आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। और वो अयान से यही कह रहा था, मुझे बाहर निकाल दो, वरना वो मुझे फिर से मार देंगे। खौफ के मारे अयान का गला सूखने लगा और उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम मेरे जैसे हो। तुम तो एक बच्ची हो। और लम्हे भर के लिए एकदम खामोशी छा गई थी और कुछ देर के बाद एक जवाब आया,
वो मैं थी। तभी अयान को याद आया कि कुछ रात पहले जब उसके अम्मी और अब्बू नीचे लॉन में लड़ रहे थे, उसने चुपकर सुना था। फैसल ने गुस्से में कहा, तुमने कहा था वो मर चुकी है। सादिया रोते हुए बोल रही थी, वो कभी जिंदा थी ही नहीं फैसल। उस वक्त अयान को नहीं समझ में आया था, मगर अयान को अब कुछ समझ में आने लगा था। अयान ने धीरे से पैनल को हटाने की कोशिश की। वो लकड़ी काफी गीली और ठंडी हो रही थी और वो दरवाजा हल्की सी करकराहट के साथ खुल गया था। लेकिन वहां एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। अंदर सुरंग का एक रास्ता बना हुआ था और हर तरफ मकड़ी के जाले बने हुए थे। लेकिन वो जाले इतने थे कि अंदर किसी का सांस लेना भी मुमकिन ना हो। और उन जालों के बीच में कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा था। तभी अयान को आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अयान ने अंधेरे में देखा, दो आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वो आंखें सीधी नहीं थी। अयान ने टॉर्च जलाई और जो चीज उसने देखी, उसके बाद उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी, जो खुद को सारा बता रही थी। उसका जिस्म आधा इंसान जैसा था और आधा किसी मकड़ी के जैसा था। उसकी टांगें दीवार पर चिपकी हुई थीं और उसके पैर, जिसमें से पतली पतली नसें निकली हुई थीं, जो जालों में घुसी हुई थीं। अयान ने डरते हुए कहा, तुम हो क्या? सारा ने उस वक्त मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत काफी खौफनाक और काफी ज्यादा थे। उसने काफी धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बहन हूं। अयान ने काफी हैरत से उसकी तरफ देखा और तभी सारा ने उसे बताना शुरू किया, ये घर पहले भी इसी तरह ही था, बंद, खामोश और जैसे कोई कैद खाना हो। सादिया ने उस वक्त एक ऐसी चीज को जन्म दिया था जो अंधेरे से ताकत लेती थी। फैसल को पहले दिन से ही पता था, लेकिन उसने चुप रहने का कहा। उन लोगों ने मुझे छुपा दिया था। फिर जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए तो उन्होंने मुझे दीवार में बंद कर दिया था। अयान ने धीरे से कहा, अम्मी कहती हैं कि तुम बहुत खतरनाक हो। सारा ने उसकी ये बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी इस हंसी में एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ था। उसने बस धीमी आवाज में इतना ही कहा, मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं बस भूखी हूं। अयान को अचानक अपने वालिद साहब की बात याद आई, इस घर में कानून टूटने की सजा मिलती है। तभी सारा ने कहा, तुम्हारे अब्बू हर रात आते हैं, वो देखते थे कि मैं जिंदा हूं या नहीं। वो मुझे मार नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भूखा रखा। मैं अंधेरे को खाकर जिंदा रहती हूँ, लेकिन इंसान मुझे मजबूत बनाते हैं। ये सुनकर अयान थोड़ा पीछे हट गया। तुम ये क्या कह रही हो? सारा की आंखें काफी चमक उठी और उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस वक्त उसे अपनी वालिदा की आवाज सुनाई दी, अयान पीछे हटो। और उस वक्त सादिया के हाथ में आग लगाने वाला एक स्प्रे था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक पछतावा था। मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन मैं उसे माँ जैसा प्यार नहीं कर सकती हूँ। और तभी फैसल भी वहां आ गया था। उसके हाथ में एक हथौड़ा था और उसने कहा, बस बहुत हो गया, आज ये सब खत्म कर दूंगा। और तभी सारा ने एक जोरदार चीख मारी। दीवार के अंदरूनी हिस्से जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि अंदर सारे बने हुए जाल किसी सांप की तरह हिल रहे हों। तभी सारा ने कहा, तुम फिर से मुझे कैद करना चाहते हो। लेकिन सारा की आवाज काफी खौफनाक थी। फैसल ने हथौड़ा ऊपर उठाते हुए अयान से कहा, तुम्हें पता है वो बाहर क्यों आना चाहती हैं? ताकि वो तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। और तभी सादिया ने चीखते हुए कहा, फैसल नहीं,
लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सारा ने अपनी नसें फैला दी थी और अयान को उस जाल में कैद कर लिया था और अयान के दोनों पैरों को जकड़ लिया था। और उस वक्त वो जाल ऐसे महसूस हो रहे थे कि जैसे कोई जिंदा जिन्नात हो जो धीरे धीरे उसके स्किन में दाखिल हो रहे थे। अयान जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था और तभी सादिया आगे बढ़ी और स्प्रे से आग लगाना शुरू कर दी उन जालों के ऊपर और वो जाल जलने लगे। लेकिन उनकी चीखों की आवाज काफी तेज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे के सारे जाल जिंदा हों। तभी सारा वहां से पीछे हटी और उसका बाकी जिस्म जो इंसानों जैसा था अब वो किसी मकड़ी जैसा हो चुका था। उसकी गर्दन घूमकर उल्टी हो चुकी थी और वो यही कह रही थी, तुम फिर से मुझे भूखा रखना चाहते हो। और उसकी आवाज अब काफी खतरनाक हो चुकी थी। तभी अयान ने महसूस किया कि जैसे इस घर में बहुत सारी मखलूकें घूम रही हैं जो धीरे धीरे हंस रही हैं और उनकी तरफ देख रही हैं। दीवारें जो काफी हिलती हुई महसूस हो रही थी, फर्श नीचे धंसता जा रहा था और छत के ऊपर से जैसे काफी ज्यादा बाल गिर रहे हों। ये सब देखते हुए फैसल जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, आखिर अब तुम अपने असली रूप में आ ही चुकी हो। और सादिया ने उसे काफी नफरत भरी निगाहों से देखा। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो, यह हमारी बेटी थी। तभी फैसल ने धीमी आवाज में कहा, यह घर की बेटी थी। ये घर पहले भी ऐसे ही था। हर कुछ सालों बाद ये घर एक बच्चे की कुर्बानी मांगता है। अगर घर को खाना नहीं दिया तो वो खुद ले लेता है। सारा पहली नहीं थी, ये सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली थी। सादिया ने रोते हुए कहा, तुमने हमारी जिंदगी मजाक बना दी है। फैसल ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और सादिया से कहा, तुमने इस घर में एक अंधेरे को जन्म दिया है। सारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वो दीवार से अलग हो चुकी थी। उसका जिस्म इंसान और मकड़ी के दरमियान का हो चुका था, जैसे किसी ने गलत चीज को देर तक जिंदा रखा हो। तभी उसने कहा, मुझे अब पूरा होना है। उसकी नजर अयान पर जम चुकी थी और तुम मेरे जैसे हो। अयान ने अपने हाथ देखे तो उसे उस वक्त अपने हाथों पर काफी स्याह निशान उभरते हुए नजर आ रहे थे, जैसे जाल उसके जिस्म के अंदर उभर रहे हों। और तभी सादिया वहां से उठकर खड़ी हो गई। उसने फैसल के हाथों से हथौड़ा छीन लिया और कहा, बस अब और नहीं। उसने अयान को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम मेरी औलाद हो और मेरी जिम्मेदारी भी हो। और सादिया ने अयान को दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा, भागो यहाँ से। और फिर सादिया खुद उन मकड़ी के जालों की तरफ चले गई। देखते ही देखते सारा ने सादिया को पकड़ लिया। उसके जिस्म में अब मकड़ी के जाल दाखिल होने लगे थे और सादिया जो फैसल की तरफ देखे जा रही थी और उसके चेहरे पर कोई दूसरे तासुरात नहीं थे। बस उसने उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा, बेटा कभी पीछे मत देखना। और फिर वो दीवार अपने आप बंद होना शुरू हो गई। सारा की आवाज बढ़ती जा रही थी और वो काफी जोर जोर से हंस रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अब धीरे धीरे सारा का पेट भर रहा हो। ये देखकर फैसल भी वहां से पीछे हट गया और वो यही कह रहा था, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन उसे ये पता था कि वो घर सादिया को खा चुका है। और फैसल अंधेरे में गिर गया और सारा की चीखें उस घर की दीवारों में घुल चुकी थी। और अगली सुबह अयान घर की गली के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। पुलिस ने घर को सील कर दिया था। किसी ने कहा, यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक खोखला घर है ये। लेकिन अयान जानता था कि वो घर खाली नहीं है। और फिर 22 साल के बाद अयान जब उस शहर में वापस आया तो घर पे नया पेंट हुआ था। उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, मकान बराए फरोख्त। उस रात अयान उस घर के कमरे में लेटा हुआ था और फिर
उसे दीवार के अंदर से वही आवाज सुनाई दी, अयान। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो मुस्कुरा देता है, जैसे वो खुद जानबूझकर सारा से मिलने के लिए आया हो। और इस वाकये के बाद अयान दोबारा उस घर से बाहर नहीं आया। क्या पता सारा ने अयान को भी खा लिया हो, लेकिन कहा जाता है कि वो घर आज भी वैसी बंद है। उस घर के ऊपर कौन कलर करके जाता है कुछ पता नहीं चलता। घर के बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन राब्ता किससे करें कुछ पता नहीं है। हकीकतन ऐसे बहुत से घर मौजूद होते हैं जिनमें कुछ असरात बसे हुए होते हैं, या तो अच्छे या तो बहुत बुरे, जो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज आज भी इन हादसों का शिकार है। अगर वो अपने ऊपर बीती हुई कहानी किसी को सुनाए तो कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।